रात के समय संजना का दरवाजा कोई पीटने लगता है। तभी संजना नींद से जागती है और दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अरे रुको रुको, रुक जाओ, इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अभी खोल रही हूँ दरवाजा। जैसे ही संजना दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसकी काकी खड़ी होती है, जिसे देखते ही संजना उनसे कहती है, अरे काकी, इतनी रात के समय आपको मेरी याद कैसे आई? कोई परेशानी है क्या? आपके चेहरे से इतने पसीने क्यों टपक रहे हैं? दरअसल बेटी, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अगर तूने आज मेरी मदद नहीं की तो मेरे पति इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। क्या हुआ काका को? क्या कोई परेशानी है या फिर कोई बहुत बड़ी बात है? तुम्हारे काका का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके लिए मुझे पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये देखो, मैं कुछ बर्तन लेकर आई हूँ, तुम अपने हाथों से इन्हें छू दो, ये सोने के हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। संजना तुरंत उन बर्तनों को छू देती है, जिसके बाद बर्तन सोने के बदल जाते हैं। काकी उन बर्तनों को लेकर सुनार के पास जाती है, जिसके बाद सुनार सोना लेकर काकी को बहुत सारे पैसे दे देता है, जिसकी मदद से काकी अपने पति का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब देखिए, ये मैं सारे पैसे लेकर आई हूँ। अब मेरे पति का इलाज कर दीजिए, उन्हें किसी भी तरह ठीक कर दीजिए। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में संजना काकी के पास पहुंचती है और उनसे कहती है, काकी परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है। तभी डॉक्टर आते हैं और संजना से कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, कुछ ही समय में पेशेंट बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर संजना को बहुत खुशी मिलती है। संजना के हाथों में ऐसा कौन सा जादू था जिसकी मदद से वो चीजों को छूकर सोने की बदल देती थी। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संजना पहाड़ों के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र पढ़ रही थी। ऐसा वो पूरे 1 साल से कर रही होती है। कुछ समय पहले संजना का पूरा परिवार एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। तब से बेचारी संजना पूरी दुनिया से दूर तपस्या करने में मगन रहती है। उसकी ये घनघोर तपस्या ऊपर से देवता देख रहे थे। आखिर इस बेचारी लड़की को क्या चाहिए जो ये मेरे लिए इतनी तपस्या कर रही है? इतनी तपस्या तो मेरे किसी भी भक्त ने नहीं की जितनी इस लड़की ने की है। मुझे इसकी इच्छा पूरी तो करनी ही होगी। देवता संजना से मिलने के लिए स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं, जिसके बाद देवता उससे कहते हैं, अपनी आंखें खोलो। जिसकी तपस्या तुम इतने समय से कर रही हो, आज वो तुम्हारे सामने प्रकट हो गए हैं। संजना अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने देवता स्वयं खड़े होते हैं, जिन्हें देखते ही संजना बहुत खुश होती है। तभी देवता संजना से कहते हैं, बोलो प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? इतनी तपस्या किस लिए कर रही हो? कुछ समय पहले की बात है, मैं मेरे परिवार के साथ गांव में रहा करती थी। हम बहुत गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी मजदूरी करके हमारा पेट पालते थे और कभी पिताजी रात को भूखे सोया करते थे तो कभी मेरी माँ। पैसों की वजह से हमारे कई सपने भी मर गए। एक दिन हम सभी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, अचानक से बहुत बड़ा तूफान आया, जोरों से बिजली कड़कने लगी। उस समय मैं अपनी झोपड़ी से बाहर निकली थी, लेकिन मेरे निकलते ही हमारी झोपड़ी में जोरदार बिजली गिर पड़ी, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार जलकर राख हो गया। इसी के चलते गांव के और लोग भी गरीब लोगों की हालत बुरी हो गई। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी शक्ति दें जिससे मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं। मैं तुम्हारी बात से प्रसन्न हुआ हूँ। आज तक मैंने किसी को अपने से दूसरे लोगों की चिंता करते हुए नहीं देखा। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। आज के बाद तुम कभी भी किसी भी चीज को छू लोगी तो वो सोने में बदल जाएगी। इतना कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। पूरे 1 साल बाद संजना वापस अपने गांव लौट आती है।
आज भी उस गांव के गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे थे और अमीर और ज्यादा अमीर हो गए थे। संजना अपनी शक्ति के चलते कई गरीब लोगों की मदद करती है। देखते ही देखते कई गरीब लोगों की आर्थिक अवस्था ठीक हो जाती है। गांव के सभी लोग उसकी शक्ति से बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर एक दिन संजना से कहते हैं, अरे बेटी संजना, वैसे तो तू सबकी मदद करती है, लेकिन अगर तू एक ही बार सबकी मदद कर दे तो हमारा ये छोटा सा गांव बहुत मशहूर हो जाएगा। हाँ संजना बेटी, हमने सोचा है क्यों ना तू इस पूरे गांव को ही सोने से सुनहरा कर दे, फिर ये गांव नहीं पूरा शहर बन जाएगा। शहर के लोग यहाँ आएंगे। कहते तो तुम सब बिल्कुल सही हो। अगर मैं एक ही बार सारी चीजें सोने की बना दूं तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी और इस गांव में फिर कोई गरीब नहीं होगा। ऐसा सोचकर संजना अपना हाथ धरती पर लगाकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये पूरा गांव सोने से सुनहरा शहर बन जाए। संजना के इतना कहते ही वो गांव सोने से सुनहरा शहर बन जाता है, जहां हर एक चीज सोने की होती है। सोने के बर्तन, सोने का नल, सोने के घर, सोने के बिस्तर, सोने के पेड़, सोने की जमीन, सोने की मिट्टी, सारी चीजें सोने में बदल जाती हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग सुनहरे शहर को देखकर बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज तो कमाल ही हो गया। अब हमारा ये सोने का सुनहरा शहर चारों तरफ फेमस हो जाएगा और दूर दराज के लोग हमारे गांव को देखने के लिए आएंगे। सोने के सुनहरे शहर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत को खांसी उठती है। वो नल पर जाकर पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन सोने के नल से पानी भी सोने का ही निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में खाना भी सोने में बदल जाता है। इस बात से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? गांव में कुछ भी खाने की चीज हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि वो सोने में बदल गई है। यहाँ तक कि पानी भी सोने का निकल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हम सभी तो भूखे मर जाएंगे। तभी एक सरिता नाम की औरत संजना के पास आती है और उससे कहती है, आखिर ये तुमने क्या कर दिया है? अरे जरा आसपास की जगह तो देखो, सब कुछ सोने में बदल गया है। क्या तुम इस गांव के लोगों को मारना चाहती हो? मैं कहती हूँ अपना जादू वापस अभी के अभी लो। आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सिर्फ चीजों को सोने में बदल सकती हूँ, उन्हें वापस पहले जैसा नहीं बना सकती। संजना की इस बात से गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि संजना खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथ जोड़कर देवता को याद करने लगती है। हे मेरे देवता, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस भूल को सुधारने के लिए मुझे आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। देवता, मेरी मदद कीजिए देवता। तभी संजना के सामने देवता प्रकट होते हैं और संजना से कहते हैं, देखा संजना, जिन लोगों की तुमने मदद करने की कोशिश की, उन सभी ने तुम्हारी एक भूल पर तुम्हें दोषी ठहरा दिया। इसलिए मदद केवल उन्हीं लोगों की करनी चाहिए जो मदद के असली हकदार होते हैं। असल जिंदगी में हर कोई सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश करता है। देवता, मुझे अपनी इस भूल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आइंदा मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी और सिर्फ जरूरतमंदों की ही मदद करूंगी। देवता संजना की बात सुनने के बाद पूरे गांव को पहले की तरह नॉर्मल कर देते हैं, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से संजना सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों की ही मदद करती है और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है। अनाथ बहनों की जादुई नारियल बर्फी। कुशनगर गांव में दो बहनें रहा करती थीं। 15 साल की रिमझिम टिमटिम की बड़ी बहन थी। माता पिता के आकस्मिक देहांत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी बड़े होने के चलते रिमझिम के कंधों पर आ जाती है। दीदी, तुम क्या बना रही हो? टिमटिम, मैं नारियल की बर्फी बना रही हूँ। मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ क्या? हाँ एकदम, मगर पहले तुम्हें सीखना होगा। देखो, इस नारियल बर्फी के मसाले को इस परात में पलटकर इन्हें गर्मा गर्म ही चौकोर आकृति में काटना होगा। फिर उसको सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। तुम्हें ये नारियल की बर्फी बनाना किसने सिखाया दीदी? मैं 5 बरस की थी, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। माँ बाबा की नारियल बर्फी की मशहूर दुकान थी, मगर उनके देहांत के बाद
वो दुकान हमसे छीन ली गई, क्योंकि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। तो फिर आपके पास ये नारियल बर्फी बनाने के पैसे कहाँ से आए? उस घड़ी बाबा मुझे हर दिन एक सिक्का दिया करते थे, मैं उसे गुल्लक में जोड़ती थी। उन्हीं से मैंने नारियल की बर्फी बनाकर बेचना शुरू किया। फिर दोनों बहनें बने हुए नारियल की बर्फी को ठेले पर सजा धजाकर उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। नारियल की बर्फी ले लो, ताजे मीठे दानेदार नारियल के खोए पिस्ता से बनी बर्फी ले लो, बर्फी। नारियल बर्फी की आवाज सुनकर घर के भीतर से रसिका चबूतरे पर आकर कहती है, अरे ओ रिमझिम टिम टिम, जल्दी से 20 नारियल की बर्फी गिन कर दे दो जरा। रिमझिम झट से नारियल की बर्फी डिब्बे में भरकर रसिका को दे देती है। क्या बात है रसिका चाची, आज यहाँ कोई त्योहार है क्या? आज घर में मेहमान विराजे हैं, अब उनकी मेहमान नवाजी करने के खातिर तुम बहनों के हाथ की बनी नारियल की बर्फी से स्वादिष्ट और किसी हलवाई की मिठाई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद दोनों बहनें नारियल की बर्फी का ठेला लिए दूसरे गांव का रुख करती हैं। कुछ देर बाद टिम टिम, सांझ होने को आ गई, अब घर चलते हैं। दोनों जब ठेला लेकर जा ही रही थीं, तभी उन्हें एक मरियल सा बूढ़ा आदमी एक चबूतरे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रिमझिम दीदी, वो देखो, वहाँ कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है। इनकी बुरी दुर्दशा देखकर तो लग रहा है जैसे इन्होंने जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अचानक वो बूढ़ा आदमी कराहते हुए कहता है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरे प्राण सूखने को हो रहे हैं। रिमझिम झट से अपने ठेले पर बचे हुए सभी नारियल की बर्फी उस बूढ़े आदमी को लाकर दे देती है। ये लीजिए काका, ये सारी बर्फी खा लीजिए। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने को कुछ और नहीं? हमारे पास नारियल की बर्फी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी सारी नारियल की बर्फी खाकर कहता है, तुम्हारी नारियल की बर्फी खाकर मेरे पेट की भूख शांत हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी आंखें मूंद कर एक नन्हा नारियल का पौधा उन्हें देता है। दरअसल मैं अपने समय में एक मशहूर जादूगर हुआ करता था। ये लो, ये नारियल का पौधा तुम रखो, तुम्हारे सारे शोक आनंद में बदलने जा रहे हैं। वे उस पौधे को लाकर अपने घर के पीछे बो देती हैं और थकी मांदी सो जाती हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से टिमटिम की आंख खुलती है और वो खिड़की के पीछे झांकती है। रिमझिम दीदी, जल्दी चलो, आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। टिम टिम, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? दोनों जैसे ही घर के पीछे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कल का लगाया नन्हा सा नारियल का पौधा फलदायी नारियल की गाछ में बदल चुका है। ये देख दोनों की आंखें चमक उठती हैं। हाँ, ये कैसे हुआ? ये पौधा तो हमने कल ही लगाया था। एक ही रात में घना नारियल का पेड़ कैसे बन गया? दीदी, कहीं ये जादुई नारियल का पेड़ तो नहीं है? तभी अचानक पेड़ से कुछ नारियल नीचे गिरते हैं, जिन्हें उठाकर वो घर के भीतर ले आती हैं, जहां दोनों मिलकर एक बार फिर उन नारियल से बर्फी बनाती हैं कि एकाएक वो सोने की बर्फी में बदल जाती है। ये कैसा जादू था? ये बर्फी तो सोने की बर्फी बन गई। बर्फी को सोने की बर्फी में बदलता देख रिमझिम और टिमटिम एक बार फिर बर्फी बनाती हैं और इस बार भी उनकी बर्फी जादुई सोने की बर्फी में बदल जाती है। दीदी, आपको याद है काका ने हमें आशीर्वाद दिया था, ये जादुई बर्फी उसी का फल है। दोनों बहनें उन जादुई बर्फी का पहला भाग घर के मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ा देती हैं और बची हुई जादुई बर्फियों का सौदा एक सुनार के यहाँ कराती हैं, जिसके लिए सुनार उन्हें मोटी रकम अदा करता है। दीदी, पहले हम दिन भर धूप में नारियल की बर्फियां बेचकर 4 पैसे ही जोड़ पाते थे, मगर इन जादुई बर्फी का दाम ठेले भर बर्फी से भी ज्यादा है। जादुई बर्फी बेचकर मिले पैसे से उनकी आर्थिक दशा पटरी पर आ चुकी थी। रिमझिम और भी कई नारियल तोड़कर बर्फियां बनाती है। रिमझिम दीदी, अब तो हम अच्छा खा पी रहे हैं और अभी तो हमारे पास जादुई बर्फी है, फिर आप ही अलग से बर्फी क्यों बना रही हैं? ताकि मैं इन जादुई बर्फी से औरों का भला कर सकूं। वो दोनों उन जादुई बर्फी को बड़े बड़े डिब्बे में भरकर उन्हें लेकर चल पड़ती हैं।
जहां रिमझिम की निगाह एक शिविर के लोगों पर जाती है। ये लोग कितने असहाय और असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे इनकी सहायता करनी होगी। दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं, तभी आदमी उन्हें रोकता है। अरे अरे, कहाँ बढ़ी जा रही हो तुम दोनों बहनें? अंकल, ये सब कौन है? ये सभी इंसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए हमें जख्मी मिले थे। किसी के पास इलाज के पैसे नहीं थे तो किसी के पास घर लौटने की रकम नहीं थी। आप कौन है? मैं इस शिविर का संरक्षक हूँ। ये रखिए, इन डिब्बों में जादुई नारियल की सोने की बर्फी है, जिसे बेचकर ये सभी पिछड़े लोगों की दुर्दशा पर नियंत्रण साधा जा सकता है। एकाएक करके सभी लोग उनके पास आते हैं। दोनों बहनें उन्हें एक एक जादुई सोने की बर्फी देती हैं, जिसके बाद सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ते वक्त अपनी जादुई नारियल बर्फी से कई राहगीरों की मदद करती हैं। तभी उन दोनों बहनों की नजर एक कुबड़ी औरत जिसकी गोद में दुधमुहा बच्चा था उस पर पड़ती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, ए दुनिया बनाने वाले, देख तेरी धरती पर रहने वाले कैसे कसाई बनते जा रहे हैं। मदद करना तो दूर, किसी को तकलीफ में देखकर मुंह फेर लेते हैं। आंटी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बिटिया, भाग्य की मारी दुखियारी कुबड़ी हूँ ना। न सर पर छत है, न पास में पैसा। बरसात के चलते मेरे बच्चे का शरीर आग की भट्टी जैसे तप रहा है। क्या करूं? आप घबराइए नहीं, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो दोनों उस कुबड़ी को जादुई बर्फी से भरा पूरा एक डिब्बा थमा देती हैं, जिसे खोलते ही कुबड़ी की आंखें चौंधिया उठती हैं। जादुई सोने की बर्फी, अरे ये तुम किस सुनार के यहाँ से बनवा कर लाई हो? ये हमने खुद बनाया है। इन जादुई बर्फी से अब आपका सारा कलेश मिट जाएगा। इस जादुई बर्फी के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे पास एक भी जादुई बर्फी शेष नहीं बची। हमें घर लौटना चाहिए, शाम ढलने वाली है। दोनों बहनें घर लौट आती हैं। फिर सवेरे हमने लगभग सभी करीब की दुर्दशाओं का तख्ता पलट कर दिया है, सिवाय अपने कुशनगर के निवासियों को छोड़कर। इस तरह अंत में दोनों बहनें एक बार फिर जादुई नारियल की बर्फी बनाकर उन्हें गरीब गांव वालों के बीच बांट देती हैं, जिससे सभी अपनी आर्थिक दशा सुधार पाते हैं। और अंत में टिमटिम कहती है, वाह दीदी, तुमने तो जादुई सोने की नारियल बर्फी से अपने गांव की काया पलट कर दी। इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। इसी के साथ दो बहनों की जादुई नारियल बर्फी की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। जादुई सोने की 6 पैर वाली गाय। हरिया एक किसान था। उसके पास एक गाय और एक बैल था, जिनसे वो बड़े बड़े जमींदार के खेतों की जुताई बुवाई का काम करता था। चल चल चल। जेठ की कड़कती धूप में वो खेत की जुताई कर रहा था कि उसकी गाय मिट्टी पर धसकारी मारकर जोर जोर से चिल्लाती है, माँ माँ। मोती, अभी तो आधा खेत भी नहीं जुता और तू मजे से बैठ गया। चल जल्दी से उठ जा। मालिक, मुझे घर ले चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझसे अच्छा तो मेरा बैल हीरा है। ये लुगाइयां होती ही आलसी हैं। हरिया उसको लेकर घर चला आता है, जहां उसकी पत्नी गोमती कहती है, क्या बात है, आज दिन दोपहरी में घर लौट आए? खेत की जुताई बुताई इतनी जल्दी कैसे निपट गई? अरे गोमती, क्या बताऊं, आज तो भारी नुकसान हुए गवा। गोमती आज एक भी डेग बढ़ा ही नहीं पा रही थी। कुछ दिनों से मोती कुछ बदली हुई सी लग रही है। आजकल चारा भी नहीं खाती। जाकर कल्लू वैद्य को बुला लो, वो माल जल की तकलीफ को बखूबी भांप जाते हैं। अरे जब हमारी मोती खुद इंसानों की तरह बोलना जानती है तो वेद को बुलाकर बेफिजूल के नोट खर्चने की क्या जरूरत है। दरअसल हरिया की गाय मोती में एक खूबी थी, वो इंसानों की तरह बोलना जानती थी। मालिक, मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए अब मुझको हल से मत बांधना। उसकी गर्भवती की खबर सुन दोनों के चेहरे चहक उठते हैं। इसका मतलब हीरा पिता बनने वाला है। बधाई हो मोती, तुम अम्मा बनने वाली हो। उस रोज के बाद से वे दोनों गर्भवती गाय मोती का खास ख्याल रखने लगते हैं।
वे उसे हरी भरी चराई खिलाते, प्रतिदिन नहलाते धुलाते थे और सैर के लिए खेत खलियान घुमाया करते थे। गौशाला में खूंटे से बंधी मोती आज काफी दर्द में है। ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे मालिक को बुलाना होगा, पर मैं तो खूंटे से बंधी हूँ। आधी रात मोती जोर शोर से गुहार लगाने लगती है। माँ, माँ। अरे ये तो अपनी गाय की गुहार है ना। चलकर देखते हैं। दोनों दौड़कर गौशाला में आते हैं। फिर गोमती कहती है, ये गाय तो काफी दर्द से छटपटा रही है। मालिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल रात मुझे एक स्वप्न प्रदर्शन मिला। तुमने क्या देखा? मेरे जीवन के वर्ष सिर्फ आज तक के लिए ही था। कुछ ही देर में मैं 6 पैर वाली बच्चिया को जन्म देने वाली हूँ, जो एक जादुई बच्चिया होगी। आप दोनों उसका अच्छे से देख रेख करना, और जैसे ही वह बड़ी होकर सुनहरे रंग में बदलेगी, वह गाय जादुई सोने की बन जाएगी। अरे ये कैसे मुमकिन है? गाय के 4 पैर होते हैं। फिर वो गाय 6 पैर वाली बच्चिया को जन्म देकर मर जाती है। बच्चिया के 6 पैर देख उनको मोती की बात में सच्चाई जान पड़ती है। दोनों उस 6 पैर वाली बच्चिया का खूब देख रेख करने लगते हैं। एक रोज गोमती उसको चराने ले जा रही थी कि तभी वो बच्चिया दौड़कर फुलवा की गाय को चाटने लगती है। बेड़ा गर्ग होई अपशगुनी का। अरे गोमती, संभाल आपन कुलच्छनी बच्चिया को, जन्मते ही माई को खा गई। अरे फुलवा, मेरी बच्चिया लाली अभी बच्चे समान है। शायद तुम्हारी गाय को अपनी माँ समझकर उससे लिपट गई। वक्त के साथ लाली गाय का स्वरूप धरकर दूध देने लगती है और उनकी घटने के बजाय कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। लाली के 6 पैर होने के चलते कोई भी ना तो हमसे दूध खरीदता है और ना हमसे बोलता है। इसके पालन पोषण में हम एकदम कंगाल हो गए हैं। अब तो हमारी नौबत भूखा मरने की आ गई है। उस रात जोर शोर का तूफान उठने के साथ खटर पटर की आवाज से हरिया उठकर कहता है, अरे गौशाला की टीन लाली पर न गिर पड़े, उसे घर के अंदर लाकर बांधना होगा। गौशाला में पहुंचते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी 6 पैर वाली गाय लाली सुनहरे रंग के जादुई गाय में बदल गई होती है। गौशाला के इर्द गिर्द सोने के अनेकों सिक्के बिखरे पड़े होते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ? लगता है हमारे भाग्य के दरवाजे खुल गए। धन्यवाद लाली इस उपकार के लिए। लाली पूंछ हिलाकर हरिया को चाटने लगती है और वो प्रतिदिन उन्हें सोने के सिक्के दिया करती। एक दिन गोमती कहती है, सुनो जी, आप इन सारे सोने के सिक्कों को सुनार के यहाँ बेच आइए। इस झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी जीते हुए आधी उम्र गुजर चुकी है। सही कह रही हो तुम। हरिया सोने के सिक्कों को सुनार के यहाँ बेचकर गांव में ही एक आलीशान कोठी बनवाकर रहने लगता है। ये देख सभी गांव वालों को हैरानी होती है। अरे ये 6 पैरों वाली गाय ना जाने का टोटका की है, जो ये कल के फकीर रातों रात अर्श से फर्श पर पहुंच गए। फुलवा, दूसरों की कामयाबी से जलना कब छोड़ोगी? फिर एक रोज गांव में रहने वाली चंदा उनके घर आकर कहती है, हरिया भैया, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं। मुन्ना के पिता जैसे ही शहर से पैसे भेजेंगे, मैं सूद के साथ लौटा दूंगी। एक मुंह से मुझको भैया भी कह रही हो और उधार भी मांग रही हो। आओ चंदा। वो तीनों गौशाला में आते हैं, जहां हरिया अपनी गाय लाली को सहलाकर कहता है, अरे लाली, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले ही पल लाली अपनी 6 पैरों पर खड़ी होकर सोने की जादुई गाय में बदलकर अपने मुंह से सिक्के बरसाते हुए पूंछ हिलाती है। माँ, माँ। ये लो चंदा, इन सिक्कों को बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। शुक्रिया गौ माता इस मदद के लिए। उनकी जादुई 6 पैर वाली गाय के चलते चंदा के घर का चूल्हा जल पाता है। इस तरह अब हर दिन कोई न कोई उनके घर पर मदद मांगने चला आता था। तू सरपंच जी, हरिया और गोमती तो सबन गांव वालन के खातिर मसीहा बन गई और सबके मुंह से उनके ही गुणगान निकलत हैं। फुलवा के भड़कावे में आकर सरपंच उनके घर आता है। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? अरे सरकार, आप आइए ना, पूछना कैसा? सरपंच चारों तरफ निहार कर कहता है, ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ लगा है तुम्हारे जो इतने अमीर हो गए? सरपंच जी, अब आपसे क्या छुपाना,
ये रईस, ये हमारी जादुई 6 पैरों वाली गाय की देन है। वो कैसे भला? यूं समझ लीजिए कि हमारी वो जादुई गाय धन वैभव लक्ष्मी का दूजा रूप है। वो सरपंच को लेकर गौशाला में आते हैं और कहते हैं, मेरी 6 पैर वाली गाय लाली, जल्दी से अपने जादुई स्वरूप में आ जा। लाली सोने की गाय में बदलकर अपने 6 पैर जमीन पर पटकती हुई पागुर करने लगती है। आप इससे कुछ मांग कर देखिए। ए जादुई 6 पैर वाली सोने की गाय, मुझे सोने का सिक्का दे। जादुई सुनहरी गाय मुंह खोलकर सोने के सिक्कों की भरमार करते हुए साधारण 6 पैर वाली गाय में बदल जाती है। फिर सरपंच कहता है, हरिया, गोमती, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास ये 6 पैरों वाली जादुई गाय है। सो तो है मालिक, हमारी जादुई 6 पैर वाली गाय ने हमारी बिगड़ी अवस्था को सुधार दिया है। अब तुम्हारी बारी है इस गांव की स्थिति को सुधारने की। पहले यहाँ इतना धन धान्य नहीं था कि गांव का विकास हो सके, लेकिन इस 6 पैर वाली गाय के जादू से ये सब संभव है। गांव के विकास के लिए तुम हमारी मदद करोगी ना लाली? ये सुन उनकी जादुई 6 पैर वाली गाय सिंह हिलाकर हामी भरती है। लाली, हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दो ताकि हम गांव के विकास का कार्य शुरू कर सकें। लाली अपने मुंह से एक साथ सैकड़ों सोने के सिक्के उगलने लगती है। फिर गौशाला सिक्कों से लबालब भर जाता है, जिन्हें बेचकर वो गांव में विद्यालय, शौचालय, सड़क निर्माण इत्यादि का कार्य करते हैं और उस 6 पैर वाली गाय को गौ माता कहकर पूजने लगते हैं, जिसे देख अंत में जलोकड़ी फुलवा कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे पता होता कि ये 6 पैरों वाली गाय तोता भाड़ नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है तो इसको लेकर कहीं पुर हो जाती, लेकिन अब पछताने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। बिन भाई के बहू का रक्षाबंधन। सज्जनपुर गांव में रेवती और रमिया नाम की 2 सास बहू का जोड़ा रहता था। वो कहने को तो सास बहू थी, मगर दोनों के बीच माँ और बेटी जैसा प्यार बसा हुआ था। जून की जेठ के जाने के बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है, जिसमें पड़ने वाला राखी का त्योहार दस्तक देता है। राखी के दिन एक दिन पहले की शाम गांव में रहने वाली भंवरी रेवती के घर आ धमकती है, जहां रसोई घर से एक गीत जो कि रेवती की बहू रमिया गा रही थी भंवरी के कान में आ पड़ती है। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार की डोरी से संसार बांधा है, रेशम के धागे, ओ रेशम के धागे से संसार बांधा है। अरे, ये राखी का गीत कौन गुनगुना रहा है? इतने मधुर बोल सुनकर मेरी तो सांझ की बेला ही बदल गई। अरे, ये गीत मेरी बहू रमिया गा रही है। कल रक्षाबंधन है ना, ये मेरी बहू का मनभावन त्योहार है। ये सुनते ही भंवरी बिगड़ा बेबाक सा मुंह बनाकर रेवती को ताना मारते हुए कहती है, हाँ, और कर भी क्या सकती है, अब भाई तो है नहीं बेचारी का, इसीलिए राखी के राग छेड़कर ही दिल बहला रही है। जाने कैसा फूटा भाग है बेचारी रमिया बहू का, जो उसके भाग्य में भाई का सुख ही नहीं है। भंवरी के तेज स्वर रसोई घर में खाना पका रही रमिया के कानों में पड़ते हैं। उसकी आंख भर आती है। तभी उसकी सास रेवती अपनी बहू रमिया की सिसकियों को भांपकर भंवरी से गुस्से में कहती है, कभी तो अपने मुंह से जहर उगलने के बजाय मीठी बोली भी बोल लिया कर भंवरी। जाने किसने तेरा नाम भंवरी रखा। जानती है, भंवरों का काम होता है फूलों को खिलाना, मगर तू जब भी मेरे घर में भिनभिनाते हुए दस्तक देती है, मेरी बहू का खिलता हुआ चेहरा मुरझा जाता है। बहू को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तभी रमिया वहां आ जाती है और भंवरी अपने गुस्से का गुबार फोड़ते हुए कहती है, भगवान झूठ न बुलवाए, मगर एक बात तो खरी सच्चाई है रेवती, जैसे एक बच्चा न जनने वाली औरत को बांझ पुकारते हैं, ठीक वैसे ही बिन भाई वाली बहनों को अभागन का ही नाम दिया जाता है। बाजार जा रही हूँ राखी खरीदने, चलना है तो बता। तेरी बहू का कोई भाई नहीं, और तेरा है भी तो उस बेचारे की कलाई पिछले 5 बरस से सूनी ही रह जाती है। शायद तू राखी का मोल भूल गई है, तभी तो तू राखी बांधने जाती ही नहीं, ताकि तेरी इस बिन भाई वाली अभागन बहू को बुरा न लगे। हाँ। भंवरी की कटाक्ष बोली रमिया के दिल को तार तार कर देती है। रमिया रोते हुए अपनी सास से कहती है, इसका मतलब माँ जी, आप हर साल मेरी खातिर
मामा जी को राखी बांधने नहीं जाती है। भगवान इसे सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य। जहाँ एक और सास का स्नेह है, वहीं दूसरी ओर मुझ बदनसीब बेबस बिन भाई की बहन के चलते एक भाई बहन सालों से राखी का त्योहार नहीं मना पा रहे। बहू खुद को क्यों दोष देती है। अगले रोज चारों ओर रक्षाबंधन की चहल पहल मची थी। कहीं बहनों के अधरों पर भाई के गीत तो कहीं राखी की रौनक भाई बहन के त्योहार में अनेकों रंग भर रही थी। तभी फोन की घंटी बजती है। माँ जी फोन क्यों नहीं उठा रही आप? कब से घंटी बज रही है? अरे बहू वो आज राखी का त्योहार है ना, कंपनी का होगा। रम्या एक ही पल में रेवती का झूठ पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, माँ जी के चेहरे की रंगत देखकर ऐसा जान पड़ रहा है जैसे कि फोन माँ जी के भाई यानी कि भानु मामा जी का है। रम्या झटपट से फोन उठाती है और रेवती का भाई भानु रोते ढहकते हुए कहता है, भाई लागू जीजी तुम्हारा खत पढ़ा जिसमें तुमने साफ जाहिर किया है कि इस राखी पर भी तुम अपने भाई को राखी बांधने नहीं आओगी। मगर जीजी तुम्हारे इस बदनसीब भाई की कलाई पिछले 5 बरस से तुम्हारी राखी को तरस रही है। आ जाओ जीजी, तुम्हें मेरा वास्ता जीजी। अचानक फोन कट जाता है, जिसके बाद रमिया कहती है, माँ जी आपको आपकी इस बहू का वास्ता, आज आप मामा जी को राखी जरूर बांधेंगी। हम सुमेरमनपुर चल रहे हैं, वो भी इसी घड़ी। रेवती रमिया की जिद के आगे घुटने टेक देती है और दोनों राखी की होड़ में बाजार पहुंचते हैं, जहां रमिया की मुलाकात एकाएक उसकी सखी मालिनी से हो जाती है। माँ जी ये बड़े गुंबद वाली चमकीली राखी मामा जी की कलाई पर खूब फबेगी। काश कृष्ण कन्हैया मेरा भी कोई भाई होता तो मैं उसके खातिर भी राखी खरीदती। आज मैं तुमसे बेहद खफा हूँ कान्हा। अरे रमिया तू यहाँ पर सालों बाद देखा है तुझको। वैसे ये राखी किस खुशी में खरीद रही है? तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। फिर मालिनी का व्यंग सवाल रमिया की बोलती बंद कर देता है और वो कहती है, सही कहा तूने, मुझ बदनसीब बहन के भाग्य में भाई का सुख नहीं। ये राखी मेरी नहीं किसी और की अमानत है। मालिनी के सवालात रमिया के दिल को भीतर तक भेद कर रख देते हैं। वो अपनी सास के संग चल पड़ती है। घंटों की दूरी तय करके दोनों देर अंधेर सुरेमनपुर पहुंचते हैं, जहां दोनों भाई बहन मिलते हैं। भानु मेरे भाई कैसा है तू? मैं जानता था कि रेवती दीदी मुझे राखी बांधने जरूर आएगी। वो तो ठीक है, मगर इस बिन भाई की बहन को अपने संग लाने की क्या गरज पड़ गई थी? माँ रमिया मेरी बहू से बढ़कर मेरी बेटी है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। माँ आप भी क्या राखी की रोज गई गुजरी बातों को लेकर बैठ गई? हाँ हाँ अब इस बूढ़ी की बातें तो कड़वी लगेंगी ही, मगर सच जुबान पर नहीं ठहरते। कैसा बदनसीब भाग है इसका जो एक आधा भाई भी नहीं है। चल बहू मुझे यहाँ नहीं रुकना। माँ जी ऐसा मत कीजिए, राखी के दिन भाई की कलाई सोनी शोभा नहीं देती। राखी के इस रोज सभी गिले शिकवे को मिटा दीजिए। रमिया अपनी सास को राखी की थाली सजाकर देती है। रेवती अक्षत कुमकुम का तिलक करके अपने भाई भानु को राखी बांधती है, मगर एक बार फिर भानुमती रमिया को भाई के ताने देने लगती है। तुम हर बार एक ही बात छेड़ते थकती नहीं? चल बहू बस बहुत हुआ। दोनों सास बहू देर रात निकल पड़ती हैं। माँ जी उतनी लंबी दूरी का पड़ाव हम पैदल कब तक पार करेंगे? एकाएक रमिया को सड़क के बीच एक शख्स बेसुध पड़ा दिखाई पड़ता है। दोनों उसे एक टूटे फूटे ठेले पर सवार करती हुई लेकर गांव लौटती हैं। तभी वो आंख खोलकर कहता है, मुझे बचा लो बहन, अब मैं मरना नहीं चाहता। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहती है, क्यों कृष्ण कन्हैया, जिस एक शब्द को सुनने की खातिर मैं बदनसीब बहन बचपन से तरसती आ रही हूँ, आज राखी के दिन वो शब्द सुना भी तो तूने मेरे इस भाई की आंखें क्षण भर में बंद कर दी। आज रक्षाबंधन के दिन इस राखी की डोर की परख होने जा रही है प्रभु कि इसमें कितनी ताकत है, ये तुम्हें तय करना ही है प्रभु। रमिया रोते हुए गीत गाकर बेहोश गिरधर को अक्षत तिलक लगाकर राखी बांधकर राखी की रीति को पूरा करती है और बहते आंसू और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी की लाज बचाना, भैया मेरे।
रोते रोते रमिया की आंखें लाल हो जाती हैं। वो बिना पलक झपके गिरधर को एक टक निहारे जा रही थी। आंख खुलते गिरधर की निगाह राखी पर पड़ती है। भैया तुम ठीक हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे बहन, जिस भाई को तुम जैसी भाग्यशाली बहन मिल जाए उसको सारी बदनसीबी बदहाली राखी के इस डोर से दूर हो जाएगी। मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरा भी कोई भाई नहीं था भैया। रो मत बहन, आज से इस भाई की कलाई पर तुम्हारा इकलौता हक होगा। चलो भला है, अब से हम सास बहू हर एक साल रक्षाबंधन से लेकर भाई दूज के इस बड़े त्योहार को एक संग मनाया करेंगी। इस तरह रेवती को बिन भाई की बहन वाली बहू के जीवन में भाई और 5 साल बाद रेवती और उसके भाई को राखी के डोर में बांध देता है। चुड़ैल की बेटी की शादी। कुसुम एक लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंडप ले जा रही थी। वो लड़की बहुत रोती है लेकिन कुसुम नहीं मानती। इतने में एक चुड़ैल आकर कुसुम का गला पकड़ लेती है और कहती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तूने हद पार कर दी है। तुझे मैं जिंदा मार डालूंगी, देखती जा तू। ये बोलते ही वो डरावनी चुड़ैल कुसुम को कई बार हवा से जमीन पर पटक कर और बिजली के झटके देकर मार डालती है। आखिर ये चुड़ैल कौन है और क्यों वो उस औरत को मार रही थी, जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। 5 महीने पहले किंजल और मयंक सीसीडी में बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहते हैं, किंजल कितना टाइम हो गया, अब हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं करती हो हमारी शादी की? पता नहीं, मैं जब भी मैं ये सब सोचती हूँ ना तो माँ के सामने कह ही नहीं पाती, लेकिन आज जरूर बोलूंगी। देख लो, अगर नहीं बोल पा रही हो तो मैं ही तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊंगा। कुछ देर बाद किंजल घर आकर अपनी माँ शैली के गले लग जाती है। अरे आज मेरी बेटी बहुत खुश है, लगता है तो कुछ कहना चाहती है। माँ, वो मैं आपसे ये कह रही थी कि एक लड़का है, मयंक नाम का लड़का, बहुत अच्छा है। आप एक बार उससे बात करो, मिलो। मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? और तू शादी भी उससे ही करना चाहती है, इसलिए मुझे ये सब बता रही है ना? हाँ माँ। ठीक है, तो उस लड़के से मिलवा। अगर मुझे अच्छा लगा तो ही मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। सच माँ, आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू सो मच। कल ही आप दोनों मिल लेना। किंजल फिर से खुश होकर अपनी माँ को जोर से गले लगाकर झूमते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शैली की देवरानी कुसुम ये सारी बातें सुनकर बेकार सी शक्ल बनाकर कहती है, किंजल को कोई लड़का पसंद है? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अगर ये हो गया तो मेरा सपना कैसे पूरा होगा? मैं किंजल की शादी इस लड़के से नहीं होने दूंगी। अगले दिन मयंक घर पर आकर शैली के पैर छूकर कहता है, आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। किंजल, जाओ इसके लिए कुछ ले आओ। जी माँ। हाँ, तो मयंक नाम है तुम्हारा, तो कब से जानते हो मेरी बेटी को? वो आंटी, मैं किंजल को 3 साल से जानता हूँ, कॉलेज में मिलते हैं। अच्छा, मेरी बेटी से सच में प्यार करते हो या ऐसे ही टाइम पास है सब? क्योंकि मैंने उसकी आंखों में बहुत प्यार देखा है तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ, बहुत खुश रखूंगा। मुझे खुशी हुई जानकर। अरे दीदी, ये घर में कौन आया है? अरे ये किंजल का कॉलेज फ्रेंड है, बात करने के लिए बुलाया है घर पर। अच्छा दीदी, मुझे लगा आप इसका रिश्ता पक्का कर रही हैं हमारी किंजल के साथ। वो क्या है ना, मैंने आपको बात करते हुए सुन लिया था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अगर मुझे लड़के में सारे गुण दिखे तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करा दूंगी। अच्छा दीदी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। किंजल नाश्ता लेकर आ जाती है। शैली बहुत देर तक मयंक से बातें करती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी का रिश्ता मयंक से जोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। गुस्से से बौखलाई कुसुम अगले दिन ही अपने भतीजे कबीर को अपने पास रहने के लिए बुलाती है। कबीर शैली और उसके पांव छूता है। ऐसे ही शाम को कुसुम कहती है, अरे किंजल, कबीर को यहाँ की कोई चीज नहीं पता, तुम सब्जी लाने के साथ इसे भी मार्केट घुमा दो ना। जी चाची जी। तो चलें किंजल। जहाँ एक तरफ कुसुम कबीर को किंजल के साथ बातें करने के लिए मार्केट भेजती है, तो कबीर उससे बात करके उसे टच करने की कोशिश करता है, जो कि किंजल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं जब दोनों बुआ भतीजे कमरे में बात कर रहे थे, चाची, किंजल बहुत समझदार है, उसने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया, शादी कैसे होगी उससे मेरी? तू चिंता मत कर भतीजे, तेरी शादी तो किंजल से मैं हर हालत में करवा कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उन दोनों की ये बात कुसुम सुन लेती है। वो घबराकर जैसे ही जाती है तो दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। ये देखकर दोनों शैली को पकड़कर कमरे में लाते हैं।
जेठानी जी, आपने हम दोनों की बातें सुन ली। ये अच्छा नहीं किया आपने। कहाँ जा रही थी ऐसे भागकर? तुम दोनों की असलियत अपनी बेटी को बताने है। क्या मेरी बेटी की शादी उससे नहीं कराना चाहती तुम? चाची, आपकी जेठानी बड़ी भोली है, इन्हें बता दो मरने से पहले। ये तो सही बोला तो सुनो मेरी प्यारी जेठानी, आपकी बेटी की प्रॉपर्टी उससे हथियाने के लिए मुझे कबीर से उसकी शादी करानी पड़ेगी, क्योंकि शादी होने के बाद उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसके पति का होगा। सिर्फ अब आपको सारी बात पता चल गई है, आपको जाना होगा। आपकी बेटी की शादी मैं करा दूंगी। टाटा बाय, खत्म। ये बोलते ही कुसुम और कबीर शैली को जान से मार डालते हैं। किंजल इन सब चीजों से अनजान थी। उसके बाद शैली चुड़ैल बन जाती है और कहती है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मुझे अपनी बेटी को इन लोगों से बचाना होगा। किंजल को अपनी माँ की जान का सदमा लगता है। इसी बीच कुसुम अपने असली रूप में आकर किंजल को टॉर्चर करने लगती है। उसे मयंक से मिलने नहीं देती। मयंक घर पर आता तो उसे कबीर पीट दिया करता था, फिर उसे किडनैप करवा दिया। धीरे धीरे 5 महीने हो जाते हैं। शैली भी लाचार होकर अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाती। एक दिन कुसुम कहती है, बस बहुत हो गया, अब मुझसे प्रॉपर्टी का इंतजार नहीं होता। अब उस नकचड़ी किंजल की शादी तुझसे करा ही देती हूँ। हाँ बुआ, करा दो, मैं भी कब तक कुंवारा रहूं। अगले दिन ही दोनों उसकी शादी का मंडप सजा देते हैं और कुसुम उस पर लहंगा फेंक कर कहती है, ए किंजल, जल्दी से ये लहंगा पहनकर तैयार हो जा। अगर नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। मेरी माँ को मार डाला ना आपने। नहीं करूंगी मैं कबीर से शादी। ओह, तो तुझे सब पता चल गया। शादी तो तेरी मैं आज ही करा कर रहूंगी। नहीं 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 करूंगी शादी। किंजल की ये बात सुनकर कुसुम उसे चांटे मारती है। वहीं बेबस चुड़ैल अपनी बेटी को बचा नहीं पाती, क्योंकि वो किसी को छू ही नहीं पाती है। इतने में कुसुम किंजल को जबरदस्ती दुल्हन बनाकर मंडप की ओर ले जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपनी बेटी को इन हैवानों से बचा सकूं। प्रेजेंट डे, आज का दिन। चुड़ैल के ये कहते ही उस पर एक रोशनी आती है और जैसे ही कुसुम उसे ले जाती है, चुड़ैल किंजल का हाथ छुड़ाकर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, कुसुम, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। तूने मेरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी की है। एक प्रॉपर्टी के लिए तू इतना नीचे गिर जाएगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। छोड़ो मुझे, मेरा गला छोड़ो मुझे दीदी। माँ, चाची ने बहुत टॉर्चर किया मुझे, मार डालो इन्हें। इन्होंने मुझसे आपको छीन लिया। हाँ किंजल, देख इन दोनों का मैं क्या हश्र करती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उसे हवा में पटक पटक कर अधमरा करती है। बिजली के झटके दे देकर उसे मार डालती है। तभी कबीर कहता है, चुड़ैल, ये तूने मेरी बुआ के साथ क्या किया? अभी बताता हूँ तुझे। माँ, इसने मयंक को कहीं किडनैप करवा दिया है, इससे पूछिए। बता, तूने मयंक को कहाँ छिपाया है? नहीं बताऊंगा। न बताने पर चुड़ैल कबीर को बहुत मारती है। तभी वो बता देता है, जिसके बाद कबीर मर जाता है। चुड़ैल अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है, तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी शादी मयंक से कराऊंगी। उसे लेकर आती हूँ मैं, तू तैयार हो जा। चुड़ैल मयंक को एक गोडाउन में से छुड़ाकर लाती है और फिर धूमधाम से दोनों की शादी कराती है। जिसके बाद दोनों उसके पैर छूते हैं और चुड़ैल कहती है, जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। आज अपनी बेटी को ये दुल्हन बनता देख मैं बहुत खुश हूँ। मयंक बेटा, इसका ख्याल रखना हमेशा। मुझे जाना होगा। ये बोलते ही शैली को मुक्ति मिल जाती है।